यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षा की दुकानें खुल गई हैं, जहाँ पे डिग्रियां, नौकरियां सब बिक रही है। शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव, इनमें से आप किसको कुशल प्रशासक मानते? बहुत सी जगह देखा गया 2-2 कमरों में कॉलेज चल रहे हैं। 2 कमरे भी बड़े आप बोल रहे हैं, कहीं तो ऐसे ही कि सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ था, पिन आउट किया जाता है कि आप तो व्यापम वाले प्रदेश से आए हो, जहाँ नौकरियां बिकती हैं, डिग्रियां बिकती हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही पढ़ाना है, तो क्या जरूरत है कि आपको हर साल किताब बदलनी पड़ रही है, क्योंकि इसका कमीशन अधिकारी और शासन में बैठे मंत्री विधायकों तक पहुंचता है। ये तो आपकी सरकार में भी चालू थे, जब इस पे आप लोगों की निगाह क्यों नहीं? वो पर्ची बहुत महंगी पड़ रही है। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी, आपने गलत पर्ची का चयन किया, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना। शिक्षा महंगी होती जाएगी, गुणवत्ताहीन होती जाएगी, तो उसका सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे शिवराज जी ने अपनी छवि मामा बन के उभारी थी, वैसे ही अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव की छवि वो जीजा जी के रूप में बड़े फेमस हो रहे हैं। जिस देश में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो मैं समझता हूँ युवा नेतृत्व चाहिए आज। संजय पाठक पे बहुत बड़ा आरोप लगा है। इतनी बड़ी दुस्साहस है कि वो जज साहब को फोन करके सेटिंग करना चाहते हैं। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं रोक लिया? अब ये जनता पर है कि वो किस पे भरोसा करती है, सत्ता के दावों पर या विपक्ष के सवालों पर। नमस्कार, द पॉजिटिव पिच में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा कुछ खास होने वाली है, क्योंकि जो हमारी चर्चा है वो सीधे कहीं ना कहीं आम जनता के मुद्दों से जुड़ी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे। सरकार इन मुद्दों पर कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर विपक्ष का मत इसमें हमेशा उल्टा रहता है। उनका कहना है कि सरकार की ये चमक झूठी है। आज इसी चमक की सच्चाई बताने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। विवेक जी वो शख्सियत हैं जो सत्ता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो आम जनता की नींव से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन मुद्दों की तह तक जाने का काम विवेक जी करते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और विवेक जी से हम जनहित के मुद्दों पर बात करना शुरू करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिससे आम जनता पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्या लगता है आपको, ये क्या स्थिति है आज सरकार की? देखिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, मैं पहले हायर एजुकेशन की आपको बताऊं, उच्च शिक्षा में पहले अन्य राज्यों के बच्चे मध्य प्रदेश में पढ़ने आते थे जी। पर धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश का छात्र भी मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि हायर एजुकेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षा की दुकानें खुल गई हैं, जहाँ पे डिग्रियां, नौकरियां सब बिक रही है, और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। व्यापम महाघोटाले के बाद से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश भर में सम्मान की नज़रों से नहीं देखी जाती। मध्य प्रदेश का जो छात्र है, अगर वो किसी अन्य राज्य में नौकरी करने जाता है, तो वहाँ उसको पिन आउट किया जाता है कि आप तो व्यापम वाले प्रदेश से आए हो, जहाँ नौकरियां बिकती हैं, डिग्रियां बिकती हैं। अभी हाल ही में नर्सिंग घोटाले को लेके मध्य प्रदेश बड़ा चर्चा में आया जी, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नर्सिंग घोटाला जिस तरीके से कागजों में कॉलेजों को संचालित किया जा रहा था, और लंबे समय से छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, इस वजह से छात्रों के बीच में आक्रोश था। छात्रों का गुस्सा सड़कों से लेकर न्यायालय तक नजर आया। उन्होंने सड़कों पे उतर के सरकार का विरोध किया। विधानसभा में विपक्ष की हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का हमने निर्वहन किया। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में जब प्रश्न पूछा, तो सरकार पूरी तरीके से पूरे गंभीर विषय पर पर्दा डालती दिखी, जो उनकी इच्छा शक्ति को उजागर करता है कि वो सुधार नहीं चाहते। वो शिक्षा माफियाओं को बचाना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को नहीं, जो कि मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि लाखों बच्चा उससे जुड़ा हुआ है। पर मेरा सवाल यह है कि ये नर्सिंग घोटाला या जो नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे, ये तो आपकी सरकार में भी चालू थे, जब इस पे आप लोगों की निगाह क्यों नहीं गई? देखिए, सबसे ज़्यादा अनुमति जो मिली है वो भाजपा सरकार में मिली है, और मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो जो हमने अनुमतियाँ नर्सिंग कॉलेज की दी थी, उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा अनुमतियाँ उन्होंने सिर्फ 2020 से लेके 2023 तक के बीच में दी है, और उनमें से ज़्यादातर कॉलेज भौतिक रूप से संचालित नहीं हो रहे थे, सिर्फ कागज़ों में वो परमिशन दी गई
जिसका परिणाम ये रहा कि छात्रों को क्लास ही अटेंड करने का अवसर नहीं मिला। और कई छात्र तो ऐसे थे कि पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हो रही है, 3 साल तक कॉलेज में। बहुत सी जगह देखा गया 2-2 कमरों में कॉलेज चल रहे हैं। 2 कमरे भी बड़े आप बोल रहे हैं, कई तो ऐसे हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ था और उसमें बच्चों को एडमिशन दे दिया गया, और ज़्यादातर बच्चे गरीब तबके, SC ST वर्ग। ये मेरे हिसाब से भारत में पहली बार हुआ होगा कि सरकार ने खुद ही सरकारी कॉलेजों को बंद किया है। हाँ, और उसकी वजह से छात्र सड़कों पे आ गए। वो भी अनियमितता के कारण। अनियमितता के कारण। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज, गजराज मेडिकल कॉलेज की मान्यता चली गई। जब MBBS की आप तैयारी करते हैं तो नीट जैसे कठिनतम परीक्षा को आपको पास करना पड़ता है। उस परीक्षा को पास करने के बाद जब आप गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल से चॉइस फिलिंग करते हैं, पोर्टल शासकीय पोर्टल पे वो कॉलेजों के नाम है, बच्चे को नहीं पता, छात्र ने चॉइस फिलिंग करी, उन कॉलेजों में एडमिशन लिया। जब वो जमीनी रूप से आता है, कॉलेज में जाके देखता है भवन नहीं है, फैकल्टी नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो किस बात की फीस दे रहा है? पर आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा जो मध्य प्रदेश में है वो तो है बेरोजगारी का मुद्दा। अगर नर्सिंग कॉलेज ही जो सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं गरीब तबके को, और उसी बीच अगर इस तरह का घोटाला सामने आता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि युवाओं का मनोबल टूटेगा? उनके पास विकल्प क्या है? नहीं, देखिए, मनोबल टूटने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नर्सिंग के छात्र आगे चल के स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। जब आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अगर 24 घंटे के लिए एडमिट है, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब तो सुबह 15 मिनट के लिए, शाम के 15 मिनट के लिए आते हैं, दिन भर ही नर्सिंग स्टाफ के हवाले रहता है। अगर एक अनट्रेंड नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा है, जिसने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आपकी जान भगवान भरोसे। कोविड में जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का देहांत हुआ, उसका मैं समझता हूँ इसका एक उदाहरण हम इंदौर के एम्बाय हॉस्पिटल से जोड़ सकते हैं, जहाँ पे वो चूहों वाली घटना हुई है, जो बच्चों को चूहों ने कुतरा है, और वहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने अपने मैनेजमेंट को ये बताना भी उचित नहीं समझा। देखिए, उसके बाद भी सरकार सुधार करना नहीं चाहती। जब इंदौर में वो घटना हुई, उसके बाद में जबलपुर में भी वही घटना हुई। उसी तरीके से चूहों ने, मेंटली डिसेबल जो लोग थे उस वार्ड में जाके चूहों ने खाया है, और सरकार उस पर भी पर्दा डालने का कार्य कर रही है। माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष शासकीय अधिवक्ता महोदय ने ये पक्ष रखा कि स्टाफ की कोई गलती नहीं है, चूहों से मौत नहीं हुई है। पहले तो स्टाफ खुद हॉस्पिटल वहां पे कह रहा था कि ये जो लाश है, बच्चों की जो लाश है, ये लावारिस है, इसके माता पिता छोड़ के चले गए, इसलिए इसका देहांत हुआ। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उनके पिताजी 3 दिन तक अपनी बच्ची का शव लेने के लिए वहां पे चक्कर लगाते रहे, और बहुत परेशानी का सामना वहां पे करना पड़ा। अच्छा, जो हमारे देश की नींव है, ये तो बात हो गई हायर एजुकेशन की, नर्सिंग घोटाले की या दूसरी चीज़ों की। जो हमारे देश की नींव है स्कूली शिक्षा, उसकी व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ी हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए का बजट है स्कूली शिक्षा विभाग का, और उसके बाद भी शासकीय स्कूल अगर बंद होते जा रहे हैं, तो सरकार की मंशा को उजागर करते हैं कि सरकार, मुझे लगता है, नहीं चाहती कि शासकीय स्कूल संचालित हो, क्योंकि शिक्षा माफियाओं का दबाव है। पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो अभी CM राइज स्कूल का नाम सांदीपनी करा है, और उनका कहना है कि इससे बच्चा शिक्षा के साथ संस्कारों से भी जुड़ेगा। देखिए, भाजपा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की पॉलिटिक्स करती है। अब अगर बेरोजगार को आप आकांक्षी कह दोगे तो समस्या का हल तो नहीं उससे आम जनता तो बड़ी खुश है। हाँ, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई बेरोजगार युवा है, तो कल से वो बेरोजगार की जगह आकांक्षी कहलाने लगे, तो समस्या का हल नहीं होगा। सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार आज पूरी तरीके से, मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के हाथ में, वो जैसा चाहते हैं सरकार वैसी नीति बनाती है और उसका इम्प्लीमेंट करती है, और उसमें सबसे बड़ा शोषण होता है छात्रों का और अभिभावकों का। आपका ये कहना है, मैं जो समझ पा रहा हूं, कि भाजपा एक तो हिंदुत्व की राजनीति करती है, जिस हिसाब से नाम बदलती है, और दूसरा राष्ट्रवाद को उसने घर घर तक पहुंचा दिया है। राष्ट्रवाद के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास समझना पड़ेगा, और इतिहास से छेड़छाड़ करके मैं समझता हूँ बच्चों का भविष्य आप नहीं तैयार कर सकते। स्कूल, मैं समझता हूँ, मध्य प्रदेश के छात्रों का नींव है, और उस नींव में अगर आप जहर घोलेंगे तो अक्सर ऐसा क्यों होता है विवेक जी कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल सिर्फ समस्या पे बात करते हैं, कोई नया मॉडल सरकार के सामने पेश नहीं करते हैं या विकल्प पेश नहीं करते हैं
कि इससे व्यवस्थाएं बेहतर बन सकती हैं? नहीं, हमने उसमें भी बेहतर विकल्प दिया। उससे एक समस्या नहीं, 2 समस्याओं का समाधान हो सकता था। लाखों की संख्या में पद रिक्त थे। हमने सरकार से कहा कि शासकीय स्कूलों में टीचर्स नहीं है और मध्य प्रदेश में लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं। आप नौकरियों का सृजन कीजिए, इन खाली पदों को भरिए, तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और बच्चों को बेहतर शिक्षा भी मिलेगी। नहीं, पर उसके पीछे एक रीज़न ये भी आ रहा है, चूंकि हम युवाओं से बात करते हैं, उनका अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है शासकीय सेवाओं की तरफ, इस शिक्षक बनने की तरफ। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सुविधाओं की कमी, शासकीय स्कूलों की बदहाली और शासकीय स्कूलों में वो सुविधाएं, वो छात्र। देखिए, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि शासकीय स्कूलों में आता कौन है? गरीब तबके का छात्र आता है। 90% वो छात्र आता है जिनके खुद के अभिभावक अशिक्षित है। तो उन लोगों से आपको डील करना है, थोड़ा सा चैलेंज है। आपको वहाँ पे जाके अगर आप बेहतर तरीके से जमीनी रूप से काम करते, काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, 1-2% ऐसा भी काम हो रहा है। यही शासकीय स्कूल मेरिट में भी बच्चे जा रहे हैं, यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, शासकीय नौकरियों में भी जा रहे हैं। तो उसके लिए जो संघर्ष है, उसमें शिक्षक को भी मैं समझता हूं कि बराबरी का अपना योगदान देना होगा, क्योंकि आप उस वर्ग से डील कर रहे हैं कि जिनके घर में शिक्षा को लेकर उतनी गंभीरता नहीं है। आपको प्रयास करके उस बच्चे को स्कूल तक लाना है, एक बेहतर शिक्षा देना है, उसके भविष्य का निर्माण करना है। प्राइवेट स्कूल स्कूली नीति को निर्धारित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार की मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, कई बड़े स्कूल्स हैं जो पूरी तरीके से धंधा चला रहे हैं, शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। उनकी मंशा सिर्फ पैसा कमाना है और वो किसी भी हद तक जाके हमारे दर्शकों को आप कुछ उदाहरण देके समझाएंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं। मेरी बेटी है, 1st क्लास में है अभी, उसने KG1 की उसकी किताब है, उसने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ा है। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में अगले साल वो भी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ेगी, परंतु ये किताब नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि इसमें एप्पल और बॉल का कलर चेंज हो गया होगा। एप्पल पे 2 पत्ती थी तो 3 पत्ती कर दी जाएगी। जब आप और हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो किताबें होती थी, मेरी किताबों से मेरी छोटी बहन ने पढ़ी, हम आपस में किताबों का आदान प्रदान करते थे, क्योंकि 5-5, 6-6 साल किताबें नहीं बदली जाती थी। जरूरत नहीं थी तब तक सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता था। आज क्या जरूरत है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही पढ़ाना है, तो क्या जरूरत है कि आपको हर साल किताब बदलनी पड़ रही है? क्योंकि इसका कमीशन अधिकारी और शासन में बैठे मंत्री विधायकों तक पहुंचता है। इसमें शिक्षा माफिया सबको कमीशन खोरी कर रहा है। ये पैसा कहां से कमा रहा है? ये पैसा कमा रहा है हम लोगों से, आपसे, हमसे, उन आम अभिभावकों से जिनको सिर्फ अपने बच्चों के पर इसमें पर्दे के पीछे तो आपकी पार्टी के भी कई नेता होंगे जिनके स्कूल चल रहे हैं। कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार कार्रवाई करे, उसमें पक्षपातपूर्ण नहीं हो कि भाजपा और कांग्रेस ना देखे, माफिया देखे। माफिया अगर किसी भी एक तरह से प्राइवेट स्कूल माफिया ने सरकारी व्यवस्था को बिगाड़ रखा है, आपका ये कहना है? बिगाड़ रखा है और मनमाने रूप से अपने फायदे के लिए चला रहे हैं। और वो स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ किताब, कॉपी, ड्रेस, पेंसिल, रबर सब बेच रहे हैं। मनमानी की पूरा एक पैकेज बना के दे रहे हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं NCERT की किताबें लागू करिए। NCERT की किताबें सस्ती होती है, गुणवत्तापूर्ण होती हैं। NCERT में हमको पता होता है कि किनके द्वारा ये किताबें बनाई गई हैं। ये सब शिक्षाविद होते हैं या रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि इन किताबों में क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, बच्चों के लिए क्या उपयोगी है। तो इसको ना लागू करके प्राइवेट स्कूल्स मनमानी करके अपनी ऐसी किताबों पे जिसमें किसने लिखा है ये भी नहीं पता, इसमें कीमत नहीं है, बहुत सारी विसंगतियां हैं। पर इसमें चलो हम मान सकते हैं कि राज्य सरकार का कोई मजबूरी है किसी तरह की, लेकिन ये जो नियम बने हैं या जो नीतियां हैं, ये तो सब केंद्र से आती हैं शिक्षा की। नहीं, मध्य प्रदेश में एक जिले में, जबलपुर में कार्रवाई भी हुई और बहुत ही, मैं समझता हूँ उसकी तारीफ होनी चाहिए कि वो कार्रवाई हुई, जुर्माना हुआ कुछ स्कूलों पे और उसका असर 1 साल तक पूरे प्रदेश में रहा। हमने मांग की कि दोबारा ये कार्रवाई हो। ये भाजपा सरकार में हुई, भाजपा के नेता अपनी पीठ थपथपाते कि हमने कार्रवाई करी। 2 साल में एक स्कूल पे कार्रवाई, एक जिले में कार्रवाई। मैं समझता हूँ 55 जिले हैं, 110 साल लग जाएंगे इस पूरे शिक्षा माफिया को खत्म करने, अगर इसी रफ्तार से आप चले तो। आपको रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सीधे तौर पे मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों से जुड़ा मामला है। उनके बच्चे स्कूलों में शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो उनका मूलभूत मौलिक अधिकार है शिक्षा, उन तक मिले। मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो। उधर वो तो राजनेता और अफसर इस अपने बच्चों को उसमें क्यों नहीं पढ़ाते? बहुत दुख का विषय है कि आज वो अधिकारी, आपकी पार्टी के ही कई बड़े नेता हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं।
हाँ, भाजपा के भी कई नेता हैं। क्यों पढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि आज मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, गुणवत्ताहीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर अभिभावक अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाना चाहता है क्योंकि उसके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए। तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था उस काबिल नहीं है कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ तक भेजे, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए फंड तो है, पर वो फंड अधिकारियों की जेब तक जा रहा है। स्मार्ट क्लास की बात की जाती है, टैबलेट की बात की जाती है, परंतु वो गुणवत्ताहीन और कमीशन से इतना घिरा हुआ है। विवेक जी, सरकार का दावा रहता है और दावा कर रही है सरकार जगह जगह जहाँ पे सभाएं होती हैं। अभी मोदी जी आए थे, सभी दूर एक ही प्रचार है कि प्रदेश की छवि चमक रही है, योजनाएं अपना आकार ले रही हैं। क्या मानते हैं आप, किस स्तर तक ये सच्चाई है? देखिए, अगर प्रदेश की छवि चमक रही है और प्रदेश प्रगति कर रहा है तो हर महीने में 4 बार कर्जा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? प्रदेश के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? हर वर्ग की बात करूं, लाडली बहना को 3,000 रुपये देने का आपने वादा किया, आप नहीं दे पा रहे हैं। किसानों को MSP देने का वादा किया, आप नहीं दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारों को आपने नौकरी देने की बात कही। कर्जे पे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि ये कर्जा हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रदेश में इसका रिटर्न आएगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी बेहतर शासक कभी भी अपने मतलब हम जनता को, उनका ये कहना है कि हम ये कर्जा लेके गड्ढा नहीं भर रहे हैं, हम इससे नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अभी तक जितने भी इन्वेस्टर सबमिट हुई हैं, जितने भी MOUs हुए हैं, उसमें 95% से ज़्यादा ऐसे MOUs हैं जो अभी धरातल पे नहीं आ पाए। 20 साल से आप MOU कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ है? कागजों में इन्वेस्टमेंट सबमिट तो कमलनाथ की सरकार ने भी बहुत अच्छी की हमारी सरकार उसमें क्या परिणाम? हमारी सरकार में पहली बार कर्जे का मूलधन की राशि जमा हुई और 20 साल की भाजपा की सरकार में सिर्फ कर्जे के ब्याज भी, हमें ब्याज भरने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे, रिकॉर्डेड है कि हमारी सरकार के समय मूलधन में हमने पैसा जमा किया कि मूलधन कुछ कम हो, ब्याज का कुछ मार हमारे मध्य प्रदेश पे कम पड़े, उसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने प्रयास किया। प्रदेश की जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति परिदृश्य चल रहा है, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और खासकर बयानबाजियों की राजनीति चल रही है। जमीनी मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेताओं के मुंह से मैंने जमीनी मुद्दों की बात बहुत कम सुनी है। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश का जनादेश है और हमें विपक्ष की भूमिका दी गई है, तो विपक्ष का जो नैतिक दायित्व है हम उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निरंतर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और कई ऐसे प्रोपोगेंडा अपना रही है, नाम बदलने की राजनीति, जिससे मूल समस्या से आम जनता का ध्यान भटके और वो जो चाहते हैं बस अपनी कमियों को पर्दा डालते रहें। आम जनता का जो मनमानस बना हुआ है विपक्ष को लेके, वो ये है कि विपक्ष मुद्दा तो उठाता है लेकिन बीच में कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं लगता है, वो उसकी जड़ तक नहीं जा पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अभी आपके इंदौर में एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक ट्रक ड्राइवर घुस गया और कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाकाल की इच्छा थी। तो किसी भी प्रदेश का शासक, मैं समझता हूँ, इस तरीके की प्रतिक्रिया अगर देता है तो वो अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आता है। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको जनादेश दिया है, आपको ताकत दी है। ट्रक दुर्घटना के बाद उज्जैन रोड पर एक राजनेता के द्वारा संचालित बस से भी कई लोगों की दुर्घटना हुई है। उस पर विपक्ष सामने नहीं आया। नहीं, देखिए, निरंतर हम बात कर रहे हैं और हम निरंतर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जो गलतियां हैं, देखिए, हमारा नैतिक दायित्व है। हम सिर्फ आपका विरोध नहीं करना चाहते, हम सुधार करना चाहते हैं। हम प्रदेश में चाहते हैं कि सुधार हो, जो अव्यवस्था है उस पर अंकुश लगे, उसमें सुधार हो। उसके लिए जो हमारी सहायता हो सकती है, हम हर संभव सहायता सरकार की करने के लिए तैयार हैं। मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है। अगर वो कुछ सुधार की नीयत रखते हैं तो सुधार के लिए हम हमेशा उनके साथ में। अव्यवस्थाओं को सुधारना होगा। अव्यवस्थाओं पे पर्दा डालने से अव्यवस्थाओं और समस्याओं में सुधार नहीं होगा। आपको अपनी मंशा आपकी उजागर हो चुकी है कि आप व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करना चाहते, उसको दबाना और छुपाना चाहते हैं, जिसका नुकसान ये है कि वो समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, अफसरशाही निरंकुश हो गई है और वो मनमानी कर रही है। कमीशन वो खुद भी ले रही है, आप तक भी पहुंचा रही है, जिसका सीधा नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को। शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है हमारे डॉक्टर मोहन यादव,
इनमें से आप किसको कुशल प्रशासक मानते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ अभी उनका भाजपा का जो आंतरिक कलह है उसका नुकसान मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक इमेज की लड़ाई चल रही है। मोहन यादव जी शिवराज जी की इमेज से एक संघर्ष कर रहे हैं कि मैं कैसे उनसे आगे निकलूँ। आपने देखा होगा निरंतर शिवराज जी की जो पूर्व की योजनाएं थी जो उनके शासनकाल में थी, एक एक करके उसको बंद किया जा रहा है। जो शिवराज जी ने बंद किया था उसको शुरू किया जा रहा है। तो ये एक अंतर कलह को उजागर कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसका नुकसान अंतर कलह अगर सरकार और संगठन में है तो उसका नुकसान मैं समझता हूँ धरातल पे आम जनता को उठाना पड़ता है। अभी तो चंबल क्षेत्र से भी एक नई लहर उठ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने की मांग उठी है मुरैना में। देखिए निरंतर जिस प्रकार की गुटबाजी पहले ही तो सतह ही थी, अब ये खुल के सामने आ गई है। ग्वालियर की घटना आपने देखी होगी कि वहाँ पे एक मंत्री मंच पे से कह रहा है कि सत्यानाश हो गया है हमारे शहर का और प्रभारी मंत्री उसमें स्वीकृति दे रहे हैं। सिंधिया जी गाड़ी से आते हैं, खुद कहते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। तो ये सरकार में अंतर्कलह स्पष्ट रूप से दिख रही है। और जब मंत्री आपको कह रहे हैं, हम विपक्ष कहता है तो सरकार कहती है आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। अब तो आपके मंत्री आपके साथी कह रहे हैं, अब तो सुधार कीजिए। अच्छा, जैसे आप आम जनता के बीच में रहते हैं, आप आपके क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं आपको लगती हैं कि जनता को बहुत प्रभावित कर रही हैं? देखिए शहरी और ग्रामीण अलग अलग समस्या है। ग्रामीण की हम बात करें तो कृषि प्रधान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बिजली की समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या होती है। शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है और सबसे बड़ा जो अधिकार है, अगर हम मध्य प्रदेश में देश में हम स्वास्थ्य और शिक्षा को नहीं सुधार सकते तो आप विश्वगुरु बनने की बातें कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं, बन नहीं सकते। सबसे पहले आपको अपने शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना होगा। आम जनता जब सरकारी अस्पताल में जाने लगे, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे तो आप समझिएगा कि आप अपने मिशन में सफल हुए। अभी हाल ही में आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जब वो मालवा में ही आए हुए थे तो आप लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय की दुकान, पकौड़े की दुकान लगा के विरोध किया था। नहीं, विरोध नहीं था। हम याद दिलाना चाहते थे कि जब आप पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो आपने युवाओं को कहा था, इस देश में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। आपने एक सपना दिखाया था कि 2 करोड़ रोजगार मैं प्रतिवर्ष दूंगा। तो आप प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में उस वर्ग को आप क्यों भूल गए? आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में 50 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार रजिस्टर्ड है। अगला प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? जनता चुने, जनता चुने, जनता की जो पसंद होगी, जनता जिसको चुनेगी। कांग्रेस से राहुल जी बेहतर विकल्प, राहुल जी होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी 2 सबसे बड़े नेता उभर के सामने आ रहे हैं। जीतू पटवारी तो आपके अध्यक्ष हैं ही। उमंग सिंघार को लेके बड़ी चर्चाएं गर्म रहती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस में ऊर्जा और जिस तरीके का अनुभव है उसका एक बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है। दोनों बहुत ही अच्छा तरीके से जनता की आवाज को उठा रहे हैं। एक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, एक विधानसभा में हमारे विधायक दल का नेतृत्व कर रहा है, एक विधानसभा में सरकार को अंदर से घेर रहे हैं, एक सड़कों से सरकार को बाहर से घेर रहे हैं। और निश्चित ये लड़ाई, ये जो जनता की लड़ाई है, जो अव्यवस्थाओं की लड़ाई है, जो अव्यवस्थाओं को दूर करने की मंशा है, दोनों नेता हमारे उसी मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और उसी दिशा में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आज भाजपा में खलबली है। भाजपा बार बार मीडिया के माध्यम से ये प्लांट करने की कोशिश कर रही है कि कुछ ठीक नहीं है, इनमें गुटबाजी है। तो ये चीजें भाजपा की घबराहट जो उजागर हो रही है। आपके बड़े नेता तो मध्य प्रदेश में जीएसटी के अलावा दूसरे टैक्सों की भी बात करते हैं। वो तो बोलते हैं कि हम तो बल्ब हैं, जो हमारा बटन दब जाता है ऊपर से तो हम चमक उठते हैं। पर्ची की सरकार स्वीकारते कि पर्ची से चुनाव हुआ था, वो पर्ची बहुत महंगी पड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, आपने गलत पर्ची का चयन किया, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोहन यादव के अलावा दूसरा विकल्प क्या था? वो भाजपा तय करे, मैं समझता हूँ। और आप बोल रहे हैं गलत चुनाव था, तो ये जनता क्या कह रही होना है, चाहिए? ये जनता कह रही है। जनता कह रही है कि आपको सरकार चलाना नहीं आता। जनता ने कहा आप सरकार बना लेते, चलाना नहीं जानते। और ना चलाने की वजह से आज प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम धीरे धीरे हर चीज़ों में पीछे होते जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहा है। शिक्षा की तलाश में, बेहतर शिक्षा चाहिए तो अन्य राज्यों में जाइए, पहले हमारे राज्यों में आते थे। आप देखिए बाहर के आने वाले छात्रों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। पर एक बात तो है कि मध्य प्रदेश के भाजपा नेता आम जनता की किचन पॉलिटिक्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे शिवराज जी ने अपनी छवि मामा बन के उभारी थी, वैसे ही अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव की छवि, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं,
वो जीजा जी के रूप में बड़े फेमस हो रहे हैं। देखिए, निरंतर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है, और भाजपा अकेली नहीं है, हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं, आरएसएस से। आरएसएस जिस प्रकार से नाम बदल के 40 से ज़्यादा उनके संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो वो मुख्य रूप से जनता को गुमराह करने का कार्य आरएसएस के लोग करते हैं। और जिस प्रकार से बरगला के, गुमराह करके, लोगों को ध्यान भटका के, मूल मुद्दों से दूर करके चुनाव जीतने का कार्य पूरे देश में पर आरएसएस की जो रणनीति थी या जो उनके आदर्श हैं, उस हिसाब से तो 75 प्लस के बाद राजनेताओं को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए हम क्या कहेंगे, ये क्या उन्हें एक्सटेंशन मिला है संघ की तरफ से? नहीं, देखिए, जिस देश में 65% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, तो मैं समझता हूँ युवा नेतृत्व चाहिए। आज देश को युवा नेतृत्व चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं ने कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ है। देश के युवाओं ने देखा किस प्रकार से अग्निवीर योजना लागू की गई, किस प्रकार से कृषि काले कानून थोपे गए। आज हमारा नापाक पड़ोसी निरंतर हम पे हमला कर रहा था। सरकार ने संसद में स्वीकारा कि 20 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप सरहद के आसपास संचालित किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने 9 कैंपों में, आर्मी ने पीसी करके बताया कि 9 कैंपों को हमने ध्वस्त कर दिया, तो बचे हुए ना बाकी, तो सीज फायर क्यों हुआ? पूरा देश तैयार था। अगर आज आप देश से कहते कि एक गोली की कीमत चुकाइए, तो हम सब मिलके एक एक गोली भी अगर देते तो सेना का पैसा खर्चा नहीं होता, और ये विश्व पटल से ही पाकिस्तान का नाम हट जाता। जब हम निर्णायक भूमिका में थे तो सीज फायर नहीं करना था, और वो भी ऐसे देश के इशारे पे सीज फायर हुआ। कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो हो जाता। इंदिरा जी ने तो प्रमाणित किया, हमारी सरकार में 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश प्रमाण है। आपने युवा नेतृत्व कांग्रेस का तो बता दिया, भाजपा का क्या लगता है आपको, कौन है युवा नेतृत्व? वंशवाद का वहाँ है, वहाँ जय शाह ना बन जाएं, और महाआर्यमन जय शाह प्रधानमंत्री जय बन सकते हैं, क्योंकि भाजपा में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उनके नाम की पर्ची निकल जाए। मध्य प्रदेश में महाआर्यमन हो, वंशवाद है वहाँ पे, और बहुत ज्यादा जिस प्रकार से मूल जो कार्यकर्ता है भाजपा का, जो दरी उठा रहा था, दरी बिछा रहा था, जिसने पार्टी को खड़ा किया, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि आज भाजपा के अंदर जो निर्णय है वो पूर्व कांग्रेसी लेते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव का नाटक करती है कि हम संगठन चुनाव कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, और एक के अलावा दूसरा नामांकन नहीं आता। जो पार्टी दावा करती है कि 10,000 से ज्यादा मंडलों पे हमारी मजबूत टीम है, दूसरा आदमी नामांकन भरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आंतरिक जो हिटलर शाही है, ये उजागर हुई। आम जनता को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बात करती है या घोटालों के मुद्दे पे बात करती है, ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है, इसमें आम जनता का कोई हित नहीं है? देखिए, निश्चित ही सीधे तौर पे आपके जीवन को प्रभावित करता है एक ऐसा घोटाला जो सीधे तौर पे आपसे जुड़ा हो। चाहे मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, जैसे मैंने कहा, अगर शिक्षा महंगी होती जाएगी, गुणवत्ताहीन होती जाएगी, तो उसका सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार होगा। आज ऐसी एक एजेंसी है, प्राइवेटाइजेशन हो गया कि शासकीय हॉस्पिटलों में आपने उनको पैथोलॉजी लैब दे दी। एक शासकीय हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हो रहा है, सुबह उसकी HIV की जाँच हो रही है, शाम को उसकी HIV की जाँच हो रही है, क्योंकि कमीशन चाहिए, उस रिपोर्ट्स का पैसा चाहिए। आप सरकार में MOU कर रहे हैं, एक ही जांच 2 विभिन्न कीमतों पे, 2 कीमतें कैसे सरकारी अस्पताल में चुनी जाएगी? 1 करोड़ से ज्यादा की स्कॉर्पियो खरीदी जा रही। तो आम जनता देख रही है, आम जनता समझती है इस बात को, और समय आएगा इसके परिणाम भुगतने के लिए। मुझे लगता है भाजपा, मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि विपक्ष जनता को ये भरोसा दिला देगी कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जनहित की राजनीति करेंगे, 2018 की राजनीति करेंगे। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, और जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराया गया, ये भाजपा ने किया। और मैं समझता हूँ भाजपा के एक बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि कमलनाथ सरकार तो अपने बोझ तले ही गिर गई थी। उसी के परिणाम स्वरूप आज नरोत्तम मिश्रा कैसे चुनाव हारे, वो उनको उस पर आत्ममंथन करना चाहिए। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी कार्य कर रहे थे, मैं समझता हूँ गौशाला का जब निर्माण हुआ, किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो RSS घबरा गया। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं रोक लिया? प्रयास किया था, उनकी इच्छा थी, वो नहीं रुके। हमारा नुकसान भी हुआ, हमारे संगठन को बहुत नुकसान हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, उस पर वर्किंग करने में हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, हम सभी का मनोबल टूटा, और एक बहुत अच्छा नेता हमारी पार्टी ने खो दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तो अपनी राजनीतिक मंडली में सेट हैं, संतुष्ट हैं, उसके बाद फिर विंध्य से ऐसी लहर क्यों उठ रही है विरोधी? नहीं, किसी भी प्रकार का वो नहीं है। और आप कह रहे हैं सेट है, पर वो सेट है कि नहीं है, वो संतुष्ट है कि नहीं है, संतुष्टि तो नहीं दिखती। भाजपाइयों का तो ये भी कहना है कि विपक्ष की ही एक चाल है।
देखिए भाजपा तो हर स्तर पे जाके सिंधिया जी को मनाने में जुटी है। जिस तरीके से उनका बायलॉज होते थे कि भाजपा के जिला अध्यक्ष के लिए ये क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, सिंधिया जी की जिद के आगे वो क्राइटेरिया भी तोड़ मरोड़ दिया। भिंड में अध्यक्ष बनाना हो, शिवपुरी में अध्यक्ष बनाना हो, ग्वालियर में अध्यक्ष बनाना हो, तो ऐसे लोगों को जो 1-2 साल पहले पार्टी से आए उन लोगों को आपने अध्यक्ष बना दिया, जिसका सीधा खामियाजा आज आपको अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी के रूप में देखना पड़ रहा है। आज आम जो मूल कार्यकर्ता है वो समझ गया है कि हमारी जरूरत सिर्फ दरी उठाने और बिछाने की बची है, इसीलिए वो भाजपा के संगठन से दूर होता है। क्या कारण है कि प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले तो राजनेताओं के हाथ में होता था, अब ऐसा लगता है कि अधिकारियों के हाथ में पूरा स्ट्रक्चर आ गया है और वो राजनेताओं को दबा के अपना काम करते हैं। भिंड एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें भाजपा के ही नेता ने एक कलेक्टर पे आरोप लगाया था। देखिए मध्य प्रदेश में अफसरशाही बहुत पूरी तरीके से हावी हो चुकी है और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण वो भी है। और आप एक और चीज़ देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में भाजपा के दबाव में जिन अधिकारियों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, उनको कहीं ना कहीं लगा कि वो दिन आ गया कि जब वो फंस जाएंगे, जब उन पर कार्रवाई होगी, तो बहुत बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश से अधिकारी भी पलायन कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भाजपा की सरकार में वो ठीक तरीके से नीतियों पर कार्य नहीं कर सकता। आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश का बहुत सारा जो अधिकारी है वो प्रतिनियुक्ति में दिल्ली या बाहर है, वो मध्य प्रदेश में काम ही नहीं करना चाहता। अभी तो भाजपा के एक बड़े नेता पे संजय पाठक पे बहुत बड़ा आरोप लगा है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए आप कितनी बड़ी दुस्साहस है कि वो जज साहब को फ़ोन करके सेटिंग करना चाहते हैं या अपने मामले को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। ये अहंकार को दिखाता है, ये अहंकार को प्रदर्शित करता है कि पैसे से सरकार में सब कार्य होता है, तो पैसे से न्यायपालिका को भी खरीदना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश की न्यायपालिका पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और दाग है। मैं समझता हूँ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि देश में इस तरीके की घटना की कोई पुनरावृत्ति कोई भी नेता किसी भी दल का हो ना करे। चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाए, नायक मूवी की तरह कोई फॉर्मेट आ जाए कि 8 दिन के लिए सरकार आपको दे दी जाए, अदला बदली कर ली जाए, तो सबसे पहले आप क्या एक्शन लेंगे, क्या किन मुद्दों पे काम करना शुरू करेंगे? जितनी भी शिकायतें पेंडिंग है, जिनके लिए अनुमति सरकार नहीं दे रही है, अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है, सबसे पहले हम उन अनुमतियों को देंगे, वो जांच शुरू करेंगे। जो रुकी हुई योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है, उन योजनाओं को सुचारू रूप से कैसे पहुँचाएं उन तक, वो करेंगे। और जो भी दागी अधिकारी है, सबसे पहले उन सिस्टम से हम उनको खत्म करेंगे। अच्छा, भाषा राजनीति में भाषा की मर्यादा को आप कहाँ तक मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए कि भाजपा का कोई नेता अगर देश की बेटी और देश की सेना पे एक अभद्र टिप्पणी करे और सरकार उसको बचाने पे लग जाए, तो ये मनोबल तोड़ने का कार्य होता है। एक महिला अधिकारी और वो देश की सेना की अधिकारी है, उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। बहुत से बयान तो आपकी पार्टी के नेताओं ने दिए। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी देता है उस पर कार्रवाई होनी। 2028 का आपका विजन क्या है? क्योंकि मोहन सरकार का जो विजन दिख रहा है वो सियासत पे फोकस है और उसी साल चुनाव भी है। कांग्रेस क्या मजबूती से 2028 में अपना प्लान बना रही है वापसी का? देखिए मूल जो समस्या है उन पे चर्चा करनी है और जनता को सरकार की कमियों को, सरकार की जितनी भी योजनाएं जो क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हुआ उस पर काम करना है। भाजपा वोट चोरी कर रही है, ये प्रमाणित हो चुका है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। इसको रोकना है तो सबसे पहले हमें 65,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पे एक सशक्त टीम चाहिए होगी। उसको बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे संगठन की दिशा और दशा क्या होगी उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे जो मेहनती कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से पदोन्नत किया जाए, जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको कैसे नमस्कार किया जाए, इन सारी चीज़ों पर हमारी वर्किंग चल रही है। तो आज की हमारी ये चर्चा बड़ी सार्थक रही और मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता विपक्ष को एक सकारात्मक छवि से देखेगी। घोटालों और अन्य मामलों में सिर्फ विपक्ष की भूमिका चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं है। जो विवेक त्रिपाठी जी ने हमारे सामने साबित किया है कि उन्होंने कई ज़मीनी मुद्दों पर काम किया है। मैं आखिर में विवेक त्रिपाठी जी से निवेदन करूँगा कि वो जनता को कोई मैसेज देना चाहें, हमारे यूथ को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। देखिए सबसे पहले तो आज जो स्कूली शिक्षा के विषय पे हमने चर्चा की है, आप सभी को इस बात को समझना होगा कि स्कूली शिक्षा विभाग में जो माफिया हावी हो गया है
उसको रोकने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। हमने देखा कि किस प्रकार से मनमानी कीमतों पे एक निश्चित दुकान से किताबें, ड्रेस खरीदने का जो दबाव है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सक्षम है वो तो दे सकता है, जो सक्षम नहीं है उस पे जेब पे कहीं ना कहीं भार पड़ रहा है, जिसके कारण कई लाखों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, जो उसकी मोटी कीमत नहीं चुका पा रहे हैं, वो शिक्षा से वंचित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। उनके भविष्य के संरक्षण के लिए इस शिक्षा माफियाओं से जो लड़ाई हमारी चल रही है, उसमें आपका भी सहयोग कि हम आकांक्षी हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा माफियाओं को जड़ से उखाड़ने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा, और आज अगर इसको नहीं रोका गया तो ये और ज़्यादा बड़े स्तर पे होता जाएगा, और कल जब हमारे भविष्य पे ये बात आएगी तो कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार होंगे कि अगर हम समय रहते उसके खिलाफ लड़ लेते तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता था। अब ये जनता पर है कि वो किस पे भरोसा करती है, सत्ता के दावों पर या विपक्ष के सवालों पर। विवेक जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और आपने अपने विचार रखे, खुलकर अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने ज्वलंत विषय को आपने उठाया, और मैं आज कहना चाहूँगा कि आपने जो पत्रकारिता की अपने दायित्वों का निर्वहन किया, इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। और आपसे उम्मीद करूँगा कि इसी प्रकार के ज्वलंत विषयों पर आप चर्चा निरंतर जारी रखें। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।